बस 1817 में फिर एक कोलकाता में श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना हुई। ये सभी 1835 में जब मैकाले अपनी शिक्षा नीति लेकर भारतवर्ष में आता है, उसके पहले ये सारे कॉलेज स्थापित हो चुके थे। और बाद में 1856 में एलिफिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई मुंबई में। और फिर 1857 में हम देखते हैं कि 3 विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं। तो 1857 को अगर हम देखें तो बहुत ही मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास का एक निर्णायक बिंदु है, क्योंकि 1857 में ही हमारी पहली स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति है उसकी बिगुल बजती है 10 मई 1857 को मेरठ से। और उसके पहले कोलकाता में, जो आज का कोलकाता है, वहां पर एक विश्वविद्यालय स्थापित हो जाता है। 24 जनवरी 1857 को उसकी स्थापना होती है। फिर 1857 में ही, यानी जब एक ओर क्रांति चल रही है और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 18 जुलाई 1857 को स्थापित हो रहा है। फिर 5 सितंबर 1857 को यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो आज का चेन्नई है, उसकी स्थापना होती है। तो एक ओर भारतवर्ष में क्रांति का बिगुल बज रहा है और दूसरी ओर भारतवर्ष के 3 अलग अलग हिस्सों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। और ये विश्वविद्यालय ऐसे हैं, और देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, कहीं ना कहीं यही 3 है। एक और कलकत्ता है, एक और मुंबई है, और तीसरी ओर मद्रास। यही 3 सेंटर है आरंभिक दौर में। आरंभिक जितने भी हमारे नेतृत्व करने वाले हैं, वो सभी इन्हीं 3 जगहों से आते हैं। और उन सब ने, उनमें से अधिकांश ने या तो इन्हीं 3 विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की। और ऐसा नहीं कि केवल जो राजनीतिक नेतृत्व है वही इनसे यहाँ से निकले हैं। बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक निकले, वह भी इन्हीं जो मैकाले ने जो सोचा था, शायद उसके अगेंस्ट ये चीजें जा रही थी, लेकिन यह हुआ। मेघनाथ साहा हो, होमी जहांगीर भाभा हो, सत्येंद्र नाथ बोस हो, जगदीश चंद्र बोस हो, कितने कई सारे आप नाम ले सकते हैं। वह सब भी इसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से, और ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने साहित्य को, जिन्होंने इतिहास लेखन में, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, उन सब ने भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से शिक्षा ली। इसलिए कहने का अभिप्राय है कि चाहे आप जिस मानसिकता के साथ भी, जो भी मैकाले का उद्देश्य रहा हो, भारतवर्ष में जिन लोगों ने उस शिक्षा को ग्रहण किया, उन्होंने उसके उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने दी। उसके विपरीत, जो उसका लक्ष्य था, उसके विपरीत कहीं ना कहीं चीजें गई, क्योंकि शिक्षा दास्ता पैदा नहीं करती है, शिक्षा गुलाम नहीं बनाता है। कहीं ना कहीं शिक्षा हमें मुक्त करने का काम करता है। हमारे मन में जो स्थापित पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, या जो संकुचित दृष्टिकोण है, अगर वास्तविक रूप में हम शिक्षित हुए हैं, तो शिक्षा हमारे उन सारी अवधारणाओं को, धारणाओं को तोड़ती है। लेकिन उसके लिए हमें शिक्षा के उस वास्तविक जो अर्थ है, उसके बारे में, उस संबंध में सोचना होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण दिए कि कैसे मैकाले ने जो सोचकर, जिस उद्देश्य के साथ यह काम किया, वह उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। और आप देख सकते हैं कि ये सारे, इसलिए आप राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देखें, आपको हिंदी प्रदेश का कोई नेता इस आरंभिक, मैं तो मानता हूं कि जो पहला और जो दूसरा फेज है, उसमें मुझे कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई देता। बाद में चलकर मदन मोहन मालवीय आते हैं। अगर 1885 से लेकर या 1857 से लेकर 1900 के बीच का कालखंड देखें आप, या 1917 तक मैं इसको ले जा सकता हूं, तो हाँ, हिंदी भाषी प्रदेश में एक शून्यता की स्थिति है। दूसरी ओर बंगाल,
महाराष्ट्र और मद्रास, यानी आज का जो तमिलनाडु है या दक्षिण भारत, इन तीनों जगहों पर राष्ट्रवादी चेतना फैल रही है, देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है, देश के लिए जो औपनिवेशिक शासन है उसके खिलाफ संघर्ष का आह्वान वहां हो रहा है। लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश में मोटे तौर पर एक शून्यता की स्थिति है। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक और आज भी हम कहते हैं कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल, मैं उससे 100% सहमत भी हूं। लेकिन समय के साथ हमें बदलना होता है, समय के साथ हमें बदलाव की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम पुरातन पद्धति की शिक्षा के साथ पूरे विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। और इसीलिए हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसे मैं पढ़ाता हूं कॉलेज में, भारतेंदु का एक नाटक है भारत दुर्दशा, और उसमें सारी चीजें प्रतीकात्मक तरीके से उन्होंने कही हैं। प्रतीकात्मक रूप में जो पात्र हैं वह भी प्रतीकात्मक है। अहंकार, आलस्य, भारत दुर्दैव, सत्यानाश, फौजदार, ये पात्रों के नाम हैं। जो अंतिम अंक है उनका उस नाटक का, उसमें वो भारत भाग्य नाम का पात्र लाते हैं। भारत भाग्य यानी भारत के जो लोग हैं वही भारत के भाग्य विधाता है। और वहां भारतेंदु एक तरह से अपनी ही बात कह रहे हैं, वह भी शिक्षा की बात करते हैं। वह कहते हैं कि विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना, विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई। यानी हमें पश्चिमी पद्धति की शिक्षा की जरूरत है। क्यों जरूरत है पश्चिमी पद्धति की शिक्षा की 1857 में, या उस समय किस लिए जरूरत थी? क्योंकि हमारी जो भी शिक्षा पद्धति थी, हम केवल संस्कृत या अरबी, फारसी, इन सब चीजों को पढ़ने में, और जो पुरातन ढंग की जो चीजें हैं उनको पढ़ने में केवल व्यस्त थे। दूसरी ओर अगर आप यूरोप को देखेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, उस समय वहां विज्ञान और तकनीक का व्यापक बदलाव हो रहा था। और जब तक हम तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम उन देशों के साथ, क्योंकि नई चीजें बहुत तेजी से समय बदल रहा था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या जो भी इस किस्म के लोग थे, वह इन चीजों को पकड़ पा रहे थे। भारतेंदु को अमेरिकी क्रांति की भी समझ थी, उसकी जानकारी थी, फ्रांस की क्रांति की भी जानकारी थी, यूरोप में जो कुछ लिखा जा रहा था उसकी भी जानकारी थी। और इन चीजों को उन्होंने अपने लेखन में, अपने पत्रकारिता में बार बार बताया भी है। जैसे एक जगह मैं एक उदाहरण मैंने किस तरह की शिक्षा पद्धति चाहिए और क्या होना चाहिए, इसको लेकर वो भारतेंदु हरिश्चंद्र 30 दिसंबर 1872 में कवि वचन सुधा, जो उनकी पत्रिका है, आप सब जानते हैं, वे लिखते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उद्धृत कर रहा हूं, सैयद अहमद खान मुसलमानों को अरबी पढ़ाकर क्या करेंगे, कला सिखावें, अनेक मेमोरियल फंड चंदे होते हैं, अनेक बड़े बड़े दाता वर्तमान हैं, तथा शिल्प विद्या की कोई शाला नहीं है। हिंदू निश्चय रखें कि जब आत्मरक्षा का समय आवेगा, तब बीए होना या दाढ़ी हिलाकर अरबी छांटना या संस्कृत फूंकना एक काम न आएगा, उस समय यही शिल्प विद्या तुम्हारा घर बचावेगी। ये उनका उद्धरण है 30 दिसंबर 1872 को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र समय की नब्ज को पहचान रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र समझ रहे थे कि केवल अरबी फारसी पढ़ने से या संस्कृत पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है, हमें आधुनिक ढंग की शिक्षा चाहिए, आधुनिक पद्धति की शिक्षा चाहिए।
हालांकि वह इस बात को, इसके साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारतेंदु इसके साथ साथ कहते हैं कि ये जो भी शिक्षा पद्धति हो वह अपनी भाषा में हो, निज भाषा। निज भाषा उन्नति है सबे उन्नति को मूल, यह बात भी वो कहते हैं। यानी आधुनिक शिक्षा हो लेकिन अपनी भाषा में होगी तो हमें ज्यादा समझ में आएगी। और देश में चूंकि बड़े पैमाने पर भारत का धन विदेश चला जा रहा है, इसकी बात भी वो अपने नाटक, इसी नाटक में करते हैं। तो जब तक हम अपने आप को सबल नहीं बनाएंगे तकनीकी रूप से, तब तक यह देश अंग्रेजों का जो शासन है, जो औपनिवेशिक शासन है, उससे मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी इस दौर में जितने भी लोग हैं, उस सभी, या आगे चलकर और भी आप लोगों के नाम ले सकते हैं जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उन सब ने शिक्षा पर जोर दी। वो चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, इन सब ने शिक्षा की बात की। कारण यही है कि शिक्षा सामाजिक बदलाव तो लाने का काम करता ही है, जो मनुष्य की बहुत सारी जो कमियां हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। इसलिए मैं फिर मैकाले पर आ रहा हूं कि मैकाले ने जो भी कहा या जो भी करने की कोशिश की, वह एक औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है। और उस दौर में हम देखते हैं कि जितने भी उस दौर के लोग हैं, उन सब ने तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि मैकाले सोच से बाहर निकलने की जरूरत है, वह बिल्कुल सही बात है। और वह तभी संभव है जब हम शिक्षा की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखें, और लेकिन उसको अपने समय के साथ, युग के साथ जो है उसके साथ हमें मिलाकर चलना होगा। और ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है कि एक भाषा विशेष या संस्कृति विशेष या धर्म विशेष को श्रेष्ठ और बाकियों को हीन ठहराने की कोशिश है, वह भी उसी औपनिवेशिक सोच का हिस्सा है। तो हमें उससे बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत है। और इसके साथ ही हमें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि असहमति जो शिक्षा है हमें उन सारी पूर्व धारणाओं से मुक्त करती है, उन मान्यताओं को, जो रूढ़ मान्यताएं उनसे मुक्त होने में मदद करती हैं। तो हमें जरूरत है कि हम असहमति के स्वर को भी स्थान दें। जो पाठ्यक्रम हो उसको बनाना, उसकी तैयारी, या पाठ्यक्रम में जो लोग जुड़े हुए हैं ग्रासरूट लेवल पर, उनको पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ाने की जरूरत है। आज हम कहते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है चीजें। मैं अब 2-3 मिनट और बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें, मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं यूजीसीएफ में, मैंने इस पर भी एक आर्टिकल लिखा कि किस तरह से सीयूईटी के कारण एडमिशन में प्रॉब्लम होती है। अभी जो हम एडमिशन कर रहे हैं और जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इस पाठ्यक्रम में कुछ तत्व हैं जिनको विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता। वैल्यू एडेड कोर्स विद्यार्थी केवल इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे लेना है, और विद्यार्थी उसमें उस पाठ्यक्रम को लेना चाहता है जिसमें उसे परीक्षा देने की जरूरत ना हो। यानी इंटरनल असेसमेंट और कंटिन्यूअस जो असेसमेंट है उससे उसका काम बन जाए, परीक्षा नहीं देना हो, वो उसकी पहली चॉइस होती है। और इसलिए एक एक कोर्स में जहां जो भी इस तरह के पाठ्यक्रम है उसमें 200-300 बच्चे चले जाते हैं, और हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चे नहीं आते हैं। भाषा को हम कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय की यह स्थिति है कि भाषा से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें सीट्स खाली रह रही हैं, आधी सीट्स भी नहीं भर रही हैं। अगर कैंपस कॉलेजेस को हम छोड़ दें, कैंपस के बाहर के कॉलेज में 50% सीटें खाली रह गई।
भारतीय परंपरा में एक और चीज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स और गुरु और शिष्य का लगातार संपर्क रहता था। आज हमने क्या किया, जो 5 क्लास होती थी वीक में, सप्ताह में, उसको खत्म करके हमने 3 क्लास पर ला दिया। यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच जो संबंध या संपर्क बढ़ना चाहिए था, बढ़ाने की बजाय हम उसको खत्म करते जा रहे हैं। तो कैसे हमारी उन्नति हो सकती है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? और अगर उच्च शिक्षा सोच को बढ़ावा नहीं दे सकती है, तो फिर उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। तो मैं बस यानी हमारे पास सूचनाएं हों, तथ्य हों, और फिर हम उनको सोचना शुरू करें। अगर सूचनाएं, तथ्य हमारी सोच को ट्रिगर नहीं करती, कोई स्फुरन पैदा नहीं करती, तो फिर उसकी कोई सार्थकता नहीं। और कबीर के अंतिम इस दोहे के साथ मैं बात खत्म करूंगा, जो उन्होंने कहा था गुरु की महिमा का बखान करते हुए। तो मैं सोचता हूँ कि गुरु का ही नहीं है, शिक्षा की भी महिमा है। शिक्षा भी इसी तरह का होना चाहिए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर समरेन सर। निश्चित तौर पे आपने जो भारतीय शिक्षा की उस आधुनिकातन पद्धतियों पे हम सच में सुनना चाहते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी कि उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर आपने अधिक गौर फरमाया, खासकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा का हवाला दिया। और आपने चूंकि शुरुआत जम्मू के वैष्णो माता के उस मेडिकल कॉलेज के बंद होने से शुरू किया, और आपने उसी के साथ एक एग्जाम्पल भारतेंदु के कवि वचन सुधा में जिस तरीके से भारतेंदु फारसी और अरबी भाषा के प्रयोग पर एक तरीके से बलाघात कर रहे थे और एक तरीके से आलोचना कर रहे थे कि आधुनिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैकाले पर मैं बात थोड़े देर करूं सर्वेश पांडे सर पे आने से पहले। सच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति या भारतीय भाषाओं को लेकर के जो हीनता बोध हम सब में अब तक व्याप्त रहा ना, मैं तारीफ तो इस सरकार की करता हूं और आपने भी किया। खासकर मैं सरकार की नीतिगत जो भारतीय भाषाओं को लेकर के उनका प्रयोग हो रहा है। मैं जिस श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में से आता हूं, यहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय में एमआईएल काम करता है, लेकिन आज तक उसकी भारतीय भाषाओं का क्या योगदान है, इससे किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजभाषा प्रकोष्ठ नाम का सेल है, आज तक उसने कम से कम त्रिभाषा फार्मूला को लागू नहीं करवाया। कितनी कमेटियां बनी इस दिल्ली विश्वविद्यालय में, लेकिन कम से कम अब तो मैं इस बात का तो एक क्रेडिट ले सकता हूं कि राजभाषा प्रकोष्ठ की हमारी हेड हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, जिनके होने से 1 साल पहले वहां पे पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में उनके नेम प्लेट लगे। तो जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उसी तरीके से मैं दिनेश सिंह सर की तारीफ करता हूं कि उनके कार्यकाल में जो किरोड़ी मल के सामने एफएमएस है, उसका नाम उन्होंने हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान करवाया। तो जो शिक्षा की बदलती व्यवस्था है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इंडियन नॉलेज परंपरा, सच में क्या बैक में जो सिलेबस है उससे हमारा आपका इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन आज जो शेल्टर होम खुल रहे हैं कि हम अपने गार्जियन को एजुकेशन में तो बहुत अच्छा, अंग्रेजी पढ़ करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और यहाँ पे उनकी बूढ़ी पथराई आके खोज रही हैं कि अच्छा उनका लड़का आए उनके पास रहे। नहीं जी, नहीं रहना है। तो बहुत सारी है। मैं मैकाले 1857 का मैकाले की शिक्षा नीति को जब उनके ब्रिटिश काउंसिल में 1857 में क्रांति हो चुकी थी, तो वहां के संसद में मैकाले को बुलाया जाता है कि हम कैसे भारतीयों पर अपना कब्जा और प्रभुत्व जमाएं, उसके लिए क्या है। तो उन्होंने कहा था कि कल्चर, नॉलेज और भाषा पे कब्जा होना चाहिए, और उस हीनता बोध से आज तक हम नहीं उभरे हैं। मैं प्रोफेसर सर्वेश पांडे सर से ये कहूंगा कि समरेन सर ने मैकाले की शिक्षा पद्धति, वर्ग समुदाय और खास करके
सर का व्याख्यान एक तरीके से जो है आधुनिक शिक्षा पद्धति किस तरीके से काम कर रही है उसकी बारीकियों को समझना था, लेकिन सर उसके ऐतिहासिक पहलुओं पर अधिक जोर दिए। मैं प्रोफेसर सर्वेश पांडे सर, जो जाहिर सी बात है कि उन स्थितियों पे आप डीसीएस के पीजी कॉलेज मऊ में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपका अब तक का अध्यापनीय अनुभव 26 वर्षों का है। आपको हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 2019 से नवाजा गया। आपकी प्रमुख पुस्तकें हिंदी भाषा के आयाम, हिंदी भाषा की संरचना, अनुवाद एक परिचय, प्रयोजन मूलक हिंदी सहित कुल 16 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपके लगभग 20 शोध पत्र अब तक प्रकाशित हैं और हिंदी भाषा विज्ञान और प्रयोजन मूलक हिंदी में आपकी विशेषज्ञता है। आज हम आपसे सुनना चाहेंगे सर कि वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है, खासकर जब सरकार की मानसिकता वैल्यू एडेड कोर्स की है, सैक स्किल ओरिएंटेड कोर्स की है और उसमें भारतीय भाषाओं को लेकर के जो सरकार का जोर है, उन बारीकियों को, उनकी संरचनाओं को और कैसे बेहतर किया जाए, आप जैसे शिक्षाविद से हम इस उम्मीद भरी नजरों से आपका व्याख्यान को आमंत्रित करते हैं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरिंदर जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सबके गुरुदेव आदरणीय जी स्वामी सर उपस्थित हैं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो आपका आशीर्वाद मिलता था। सत्यप्रिय पांडे जी, हमारे मित्र सहपाठी समरेंद्र जी और तमाम प्रबुद्धजन इस गोष्ठी में देश भर से जुड़े हुए हैं और विषय आप लोगों ने बहुत अच्छा चयन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कब से लागू है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे यहाँ तो 2021-22 से लागू कर दिया गया और हमारे यहाँ बैच भी निकल चुके हैं कई। तो जो चुनौतियां हैं वो हम लोग के सामने आ रही हैं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिसकी चर्चा समरेंद्र जी ने की तो पूरा व्याख्यान ही बता रहा था उनका कि मैकाले क्या चाहता था। और मैं अपना अनुभव बता दूं कि मैकाले की सोच का मेरे ऊपर कितना असर पड़ा कि मैं संस्कृत में लिखी हुई चीज नहीं पढ़ पाता हूँ, अंग्रेजी में लिखी हुई चीज पढ़ लेता हूँ। ये मेरे ऊपर उसका असर है। और दूसरा एक और बात बताएं कि हम लोग अपने कलेजे पर हाथ रख के, हम लोग अपने यहाँ शब्द कलेजा इस्तेमाल करते हैं, कलेजे पर हाथ रख के यह कह सकते हैं क्या कि अंग्रेजी बोलने वाला भी मूर्ख होता है। मैंने देखा है, एडवांस स्टडीज में मैं था और हमारे तमाम सीनियर और जूनियर, 2 लोग तो एक सीनियर एक जूनियर बैठे हुए थे और लोगों ने हिंदी में अपना परिचय नहीं दिया था। ये है मैकाले। दूसरा एक कि अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे समरेंद्र जी, संजोग से मुझे पढ़ने का भी थोड़ा अवसर मिला। एक पुस्तक है, सबको मैं रिकमेंड भी करूंगा। 2 पुस्तकें हैं, एक तो विनम्र विद्रोही है, रामानुजम की जीवनी है, और जगदीश चंद्र बोस का है सूफी वैज्ञानिक। बहुत अच्छी भाषा है। तो जब मैं सूफी वैज्ञानिक पढ़ रहा था तो जिसकी चर्चा कर रहे थे समरेंद्र जी, वो जो पश्चिमी पद्धति से है, तो मुझे लगा कि मतलब इंग्लैंड में 1895 में इतना छल होता था। 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में 75 फीट की दूरी से विस्फोट को माइक्रोवेव से फायर किया था। 75 फीट की दूरी से बंदूक से गोली चलाई थी और उस वेव को लेकर के उसके आविष्कार का श्रेय किसको दिया था? मार्कोनी को। उस मार्कोनी को 1897 में, हमें लगता है 29 जनवरी किसमें 96 में गए थे ये इंग्लैंड। 97 में जब ये भाषण दे रहे थे तो मार्कोनी उस सभा में बैठा हुआ था। ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति जिसको हम सब ने, जिसके हम सब उत्पाद हैं, उसकी परिणति, मैं तो पढ़ रहा था तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई अंग्रेजों ने साल 2 साल 100-200 साल जो शासन किया तो कुछ तो किए ही होंगे भाई।
अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि रेलवे इसीलिए बनाए थे कि हम लोग का विकास हो जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है, रेलवे से हम लोग का विकास हुआ। लेकिन जब हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं, एक और बात है, अंग्रेजों की एक व्यवस्था बहुत बड़ी अच्छी आधुनिक शिक्षा पद्धति की, कि हम क्लास में जाएं चाहे न जाएं, परीक्षा दें न दें, ये हमारी व्यवस्था पे है, कितना हमारे पास चैनल है, लेकिन हमारे हाथ में डिग्री रहेगी और मैं नौकरी पा जाऊंगा। ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी खूबसूरती है। मेरे पास एक, मैं उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। एक अपने ही किसी कॉलेज में, हमारे पास के ही कॉलेज बता रहे थे लोग, कि एक अध्यापक थे, उन्होंने अपने लड़के को इतना नंबर दिलाया, नंबर दिलाते दिलाते उसको नौकरी तक दिला दिया। अब जब लड़का वो नौकरी पा गया, नौकरी करने लगा, तो जब क्लास शुरू हो उसको डिप्रेशन हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो गई, साल 2 साल इलाज कराए लोग, तो वो लड़का जो है क्लास शुरू हुई तबीयत खराब। तो जब वो साइको क्या गए, दिखाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने उसे जब उसकी काउंसलिंग की, तो डॉक्टर ने कहा कि यदि आप अपने बेटे को जिंदा रखना चाहते तो इसकी नौकरी छुड़ा दीजिए। तो उन्होंने नौकरी छुड़ा दी। अब आपको मैं बता दूं, वो किस विषय का अध्यापक था? वो गणित का अध्यापक था। आप कल्पना करिए कि एक साइंस का अध्यापक नौकरी पाके नौकरी छुड़ा रहे हैं जीवन बचाने के लिए, क्योंकि वो क्लास में ही नहीं गया। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति की सबसे खूबसूरत बात। हमारे यहाँ दिक्कत है, हम बता ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक कौन रहा, क्योंकि आर्यभट्ट की डिग्री कहीं है नहीं, बारामीर की डिग्री है नहीं, तो वैज्ञानिक कैसे हो सकते हैं? उनकी बातों को हम समझ ही नहीं पाते। मैं बता रहा हूं कि मैं तो बहुत भारतीयता का पक्षधर हूं, सब कुछ, मुझे खुद संस्कृत नहीं आती है, बड़ा मेहनत करके थोड़ा बहुत निकालता हूं, तो लगता है ये भी है। तो ये उसकी सफलता है। और जो अभी बात आई, बातें और है, इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक लाइन कह दूंगा कि मैं भी कहीं भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने के लिए गया कि भाई हिंदी भाषा में भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी भाषा, तो वहां टॉपिक दिया हुआ था भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। और हमने कहा भाई ये तो मेरे लिए चुनौती हो जाएगी, हिंदी साहित्य में पता नहीं भारतीय ज्ञान परंपरा है कि नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा तो सब पश्चिम से है, हमारे पूर्वजों को कुछ आता नहीं था। ये सब किसने हमको बताया? ये आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने बताया। अभी जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात चल रही है, तो आप सब लोग अपना अपना पाठ्यक्रम उठा के दिखा दीजिए हमको, भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या आज की डेट में, मैं बता रहा हूं। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है, तो एक शब्द से, एक नासदीय सूक्त है, वो 7 सूत्र है, श्लोक है, मैं समझ नहीं पा रहा था, कई बार मैं पढ़ा, और उस 7 श्लोक में विज्ञान की जो बड़ी से बड़ी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, कौन कौन थ्योरी है, उन सबके निष्कर्ष दिए हुए हैं। ऐसे ही मैं और भी कई चीजें, पुरुष सूक्त को देखा। दिक्कत यह है कि जब मैं पढ़ ही नहीं सकता वेद को, आज तक पुराणों को हम लोग क्या क्या क्या, किसी को अगर खारिज करना हो तो एक लाइन एकेडमिक्स में, शैक्षिक जगत में कह दीजिए पुराणपंथी है, खारिज। एक लाइन केवल कह दीजिए पुराणपंथी है, खारिज। एक गुरुदेव तो सबको जानते होंगे, एक प्रोफेसर डीसी श्रीवास्तव जी है, फिजिक्स के प्रोफेसर, हेड रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय में। एक बार मेरे यहाँ आए थे, पिताजी से मिलने रुके थे, तो मैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि सर्वेश, अब मुझे लगता है कि 62 साल तक हमारी सब पढ़ाई निरर्थक हो गई। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो भाई फिजिक्स के देश दुनिया घूमे हम, क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा आजकल मैं मार्कंडेय पुराण पढ़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ होता तो हमारे यहाँ की बहुत सारी समस्याओं का समाधान था। लेकिन पुराणों का आज तक हिंदी में अनुवाद, उस पर टीका उपलब्ध नहीं। मैं भी खोज रहा हूं, अगर आप में से किसी को मिले तो बताइएगा, टीका से, भावार्थ नहीं। दिक्कत क्या है कि हमने आधुनिक शिक्षा के नाम पर क्या ग्रहण किया? अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, कोविड काल में एक विषय आया कि अगर एलोपैथी या वैक्सीन नहीं होती
होता तो हम लोग की जान नहीं बचती। मैं पढ़ रहा था, धर्मपाल जी की पुस्तक है, उसका रेफरेंस में भी याद नहीं, मैं दे दूंगा। उसमें था कि 1800 में, ये डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजों का है, धर्मपाल जी ने सब सारा ब्रिटिश लाइब्रेरी तमाम जगह खोज के निकाला है कि 1802 में जो शीतला के टीकाकरण था उस पर प्रतिबंध लगाया था सरकार। और उस समय की जो उन्होंने व्यवस्था के बारे में लिखा है कि उस समय का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसमें यह देखा गया कि कलकत्ता क्षेत्र में और मद्रास, दो जगह का है, कि जो वहां का वैक्सीनेशन था शीतला का, वो जो कोवैक्सीन हम लोग कहते हैं वो वैसा था, यानी मूल से बना था वायरस, और उसका रिजल्ट 95% तक था। और ब्रिटिश जो वहां इंग्लैंड में था, जो उनका वैक्सीनेशन, उसका रिजल्ट 70-80% तक था। दूसरा ये कि आप लोगों ने देखा होगा जो वैक्सीनेशन हुआ है, वैक्सीनेशन के लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर दिया, वैक्सीनेशन कराने में वैक्सीन से अधिक पैसा खर्च किया सरकार ने। उस समय की जो व्यवस्था थी वह कह लीजिए निःशुल्क थी। वैक्सीन लगाने वाले गांव गांव घूमते थे, उनका वही काम ही था, और उनकी व्यवस्था समाज करता था। विषय को ही मैं छोड़ूंगा क्योंकि यह विषय भटक जाएगा। हम लोग जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द जोड़ा गया है, इसका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन एक चुनौती है। चुनौती यह है कि हमारे यहाँ पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था नौकरशाहों के हाथ में चली गई है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाहों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कोविड काल में लागू करा दिया। ऑनलाइन मीटिंग, एक मीटिंग करा ऑनलाइन, बोर्ड ऑफ स्टडी से पाठ्यक्रम पास, और वो ऐसे लागू कराए कि कई साल तो लग गया बच्चों के पास पाठ्यक्रम के पहुंचने में। को करिकुलर का पाठ्यक्रम, हमारे यहाँ को करिकुलर का एक पेपर होता है, और सब पेपर में तो मतलब डिस्क्रिप्टिव होता है। वो पेपर जो नहीं पढ़ाया जाता है, जिसमें पास होना जरूरी है, वो भी 40 नंबर 40% पाना जरूरी है, उसके क्लास की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लागू करने का अधिकार जो नौकरशाहों के हाथ में आ गया, ये खतरनाक हुआ है, ये बड़ी चुनौती है। जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो शिक्षाविद समझते हैं, उनको यदि इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगाया जाता तो निश्चित तौर से और बेहतर रिजल्ट होता। लेकिन हम सबके सामने जो उसका स्लोगन है, कम से कम भारतीय ज्ञान परंपरा का, वह एक आधार है कि हम सभी जब पाठ्यक्रम के लिए बैठे तो हम पाठ्यक्रम में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको ले आने का अभ्यास करें, किसी भी डिसिप्लिन का मामला। और जब हम सब जानते हैं कि सबसे पुराना जो साहित्य कहिए, ग्रंथ कह लीजिए, जब हमारे यहाँ ऋग्वेद है, यानी दुनिया के पास कोई प्रमाण नहीं, तब हमारे पास तब का प्रमाण है। तो जो पुस्तकें हैं उसमें जो भी हो, मान लीजिए कूड़ा ही हो तो निकालिए, तो एक बार देखिए, तो टेस्ट तो करिए। अगर कुछ भी मिलता है तो अगर हमें लगता है कि उसको हम लोग डालेंगे अपने पाठ्यक्रम में, तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक लाभ मिलेगा हम लोगों को, और एक कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन होने की स्थिति खड़ी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक चीज हमें, ये क्या कहें, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक दो बातें, दो चीजें तो मुझे लगता है मुझे कोट ही करना पड़ेगा। एक जो स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने, वोकेशनल के लिए उन्होंने पेपर दिया हुआ है कि हमारे हर बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए। आप यदि पुराने लोगों को जहां, या कम से कम मैं भी उस चीज को गांव में रहा, इसलिए मैंने देखा है। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो घर का काम करते थे, तो घर का काम करने के नाते कुछ न कुछ कौशल सबके पास आ जाता था। एक गोरखपुर में ही प्रोफेसर हैं अभी, वो एक बार इसी बात को रख रहे थे, तो मंच से उन्होंने कहा कि अगर मैं
और उनके भाई जो है आईएएस होकर के रिटायर हो गए। कहे मैं और भैया दोनों लोगों की नौकरी एकाएक चली जाए, मैं प्रोफेसर न रहूं और वो आईएएस न रहें, तो मेरे सामने तो आजीविका का संकट आ जाएगा, लेकिन मेरे भैया के पास नहीं आएगा। ये वह क्यों भाई? कहे उनके पास कुछ ऐसे गुण है कि उस काम को करके अपनी आजीविका चला ले। यानी जो हमारे यहाँ पढ़ने के साथ साथ घर से ही जो कारीगरी या कुशलता जो हमको मिल जाती थी, वो हमारे पास हमेशा हमारे हाथ में काम देती थी। दुनिया का इतिहास की बात भी जोड़ लीजिए, इतिहास में भी कोई ऐसा समय नहीं रहा है कि सबको नौकरी मिली हो। लेकिन भारत में या दुनिया में मैं मान सकता हूं कि ऐसे समय हमेशा आए होंगे कि हर नौजवान, हर आदमी के हाथ में काम रहा। और काम कब रहेगा? जब कुशलता रहे। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का या वोकेशनल कोर्स का जो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जोड़ा गया है, निश्चित तौर से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पहले की शिक्षा व्यवस्था से एकदम अलग कर रही है। और मैं मान रहा हूं, हम लोग काफी इस पर चर्चा करते हैं कि आने वाले 10 वर्षों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो होगा, जो वोकेशनल कोर्स होंगे, ये नौजवानों के हाथ में काम देंगे। ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स का जब उनके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, तो जो तमाम तरह की योजनाएं सरकार की आ रही हैं, उन योजनाओं से उनको फंड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और वो अपना काम कर पाएंगे। तो यह एक, मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा पहलू है। दूसरा एक पहलू है भाषा को लेकर के। भाषा के पहलू पर भी मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं कहता हूं, एक बहुत ही मूलगामी परिवर्तन की बात की गई है। वो है IITE की स्थापना, जो ट्रांसलेशन के लिए सरकार ने 100 करोड़ दिया भी है। अभी तक हम लोग, हमें लगता है कि बहुत सारे हम लोगों में से भी होंगे जिनके दिमाग में ये बात रहती है कि विज्ञान पढ़ना हो, चिकित्सा विज्ञान पढ़ना हो, इंजीनियरिंग पढ़नी हो, कॉमर्स पढ़ना हो, बिना अंग्रेजी के इसकी पढ़ाई नहीं हो सकती। जो शर्मेंद्र जी कह रहे थे कि मैकाले का क्या असर है, मैं आपसे अपना अनुभव बता रहा हूं, आप लोगों का अनुभव हो सकता है बेहतर हो, मेरा खराब अनुभव हो। जो पूरी की पूरी मशीनरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे देश की जो मशीनरी है, वो मशीनरी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपकी मातृभाषा में भी काम चल सकता है। कोई टेक्नोक्रेट मानने को तैयार ही नहीं है कि मातृभाषा में भी टेक्नोलॉजी पर बात हो सकती है। चिकित्सा के लोग मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो भारतीयता से ओत-प्रोत लोग, वही आधुनिक शिक्षा पद्धति से गए हैं। हम लोग भी आधुनिक शिक्षा पद्धति से गए हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति से गए हुए लोगों ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनाई। तो इसमें से जो लोग गए हैं, वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारी भारतीय भाषाओं में ये ज्ञान की विधाएं आनी चाहिए, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा के लिए कहीं चर्चा भी हो गई है मध्य प्रदेश में। इंजीनियरिंग भी भारतीय भाषाओं में करने की बात हो रही है। और ट्रांसलेशन को लेकर के जो IIT की स्थापना की गई है, वो जिस दिन काम करेगा, तो एक मान के चलिए कि नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो भारतीय भाषाओं में दुनिया के ज्ञान विज्ञान का ट्रांसलेशन करेंगे, तो उनके लिए रोजगार भी मिलेगा और इससे हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। आप सब जानते होंगे, तमाम देशों की, सब देशों, पूरे विश्व की भाषा अंग्रेजी नहीं है, तो आप सब लोग मानते होंगे। विकसित देशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको, हमारे तो एक गुरुदेव कहते हैं कि फ्रांस में कहाँ अंग्रेजी बोलोगे तो कोई पहुंचाएगा नहीं, कहे कि मैं तो हिंदी बोला तो मिल गया, एक आदमी पहुंचा दिया।
तो तमाम देश जिनकी अंग्रेजी भाषा नहीं है, जर्मन है, रशियन है, फ्रेंच है, तमाम इन भाषाओं में आए हुए ज्ञान के नए नए जो उपक्रम हैं, उन सबको हम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते हैं। कैसे अंग्रेजी के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होता है। अगर यही काम भारतीय भाषाओं में होने लगेगा तो फिर यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपनी भारतीय भाषाओं में हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। कल्पना करिए, मैं तो कभी कभी चकित हो जाता हूं कि दुनिया का कोई शिक्षाविद नहीं होगा जिसने कहा होगा कि विदेशी भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। सिर्फ हिंदुस्तान में जो यहाँ के जितने भी नीति निर्माता हैं, उन्होंने गांव-गांव में मॉडल स्कूल खुलवाया अंग्रेजी माध्यम का। जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मॉडल स्कूल बनाया अंग्रेजी माध्यम से। अक्सर आप भी सुनते होंगे कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ लो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुम्हें काम। तो यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो भारतीय भाषाओं को महत्व देती है, जो भारतीय भाषाओं में ज्ञान विज्ञान के साहित्य को उपलब्ध कराने का उपक्रम कर रही है, निश्चित तौर से आने वाले 10 वर्षों में इसका असर दिखेगा। और हम लोग जो औपनिवेशिक मानसिकता है कि हम अपनी भाषा में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, उससे मुक्त होंगे। मुझे लगता है कि मैकाले ने जो हमारे दिमाग पर अधिकार कर लिया है, हम सबकी सोच में घुस गया है, उससे यदि मुक्ति दिलाएगी तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिलाएगी। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मैं कहूं, इसका जो कंटेंट है या कहें इसका जो विषय है, इसकी जो आधार भूमि है, वो निश्चित तौर से उस पर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी कुछ चुनौतियों की बात कर रहा हूं। चुनौतियां इसलिए नहीं है कि इसमें जो वैचारिकता है या जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया उसके पाठ से। चुनौतियां है कि जब हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ तकनीकी नवाचार कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी जोड़ रहे हैं, और ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे हम सब ने मान लिया है कि हर नौजवान जिसके हाथ में मोबाइल है वो टेक्नो फ्रेंडली, वो सब जानता है। हम लोग चूंकि इसको फेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक सब कुछ, इवन जो इंटरनल होता है वो भी सब ऑनलाइन होता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरी सरकार जानती है कि हमारे सब बच्चे अपना फॉर्म खुद भरेंगे, अपना पैसा खुद पेमेंट करेंगे, लेकिन जो कॉलेज के प्रिंसिपल हम लोगों के यहाँ हैं, वो जब एडमिशन होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, तो सबसे अधिक तनाव उनका होता है, क्योंकि इन बच्चों का फॉर्म भरा कैसे जाए। तो या तो अपनी आप व्यवस्था कीजिए, या कुछ जो टेक्नो फ्रेंडली लड़के हैं उनको लगाया हुआ गया है कि भाई इनका ऐसे ऐसे करो, कोई समस्या आएगी तो हमसे बात करो। तो टेक्नोलॉजी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रही है। वो भी कहाँ, दिल्ली में समस्या नहीं है, दिल्ली का बच्चा थोड़ा एडवांस है भी। हमारे यहाँ जहाँ की हर जगह बिजली भी उतनी न मिलती हो और सबके हाथ में मोबाइल भी न हो, गरीब बच्चे भी बहुत है, तो सुदूर अंचल में टेक्नोलॉजी जो है वो एक चुनौती के रूप में आ रही है। दूसरी एक बड़ी चुनौती क्या है कि अब हमारे यहाँ शिक्षक कहने लगे हैं कि अब आपको विषय का ज्ञान हो चाहे न हो, आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है तो आप बढ़िया से नौकरी कर ले जाएंगे। अब हर शिक्षक से अपेक्षा की जा रही है कि वो सारी चीजें ऑनलाइन कर सके। तो यह एक कह सकते हैं कि मतलब यह एक चुनौती है। चुनौती और भी है कि जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, वो शिक्षा के विशेषज्ञ नहीं, और जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं वो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ भी कम ही है। बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है कि जो शिक्षा की समस्याओं को समझते हैं, शैक्षिक जगत के, शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं।
अब क्या है कि हर जगह हायर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट, घूमने गए और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से चीजों को चला दे रहे हैं, और उसके कारण पता लगा विषय का कुछ, नाम का कुछ, तमाम तरह की ये समस्याएं अभी जो आ रही हैं। एक यह मामला है। दूसरा एक जो अब दिल्ली का क्या है, मैं नहीं जानता, अपने यहाँ का जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। एक एक क्लास में 300 400 तक बच्चे हैं, और ये जो हमारे यहाँ लागू की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें जब तक टीचर स्टूडेंट रेशियो ठीक नहीं रहेगा, अब आप कल्पना करिए कि एक अध्यापक अगर 300 400 लोगों का उसको इंटरनल नंबर देना हो, उनकी अटेंडेंस लगानी हो, उनका असाइनमेंट चेक करना हो, उनसे मिड टर्म एग्जाम कराना हो, सेमिनार जो भी कराना हो, तो कितने तरह की चुनौतियां आती हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती वहां के लिए है जहां की टीचर स्टूडेंट रेशियो नहीं ठीक है या उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अमरिंदर जी, ये विषय लंबा है, आप निसंकोच, क्योंकि हम लोग सफल तभी इस गोष्ठी को लेकर होंगे जब समय की सीमा बता देंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग, मान लीजिए मैं तो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं अपनी बात पूरा कर दूं 2-3 मिनट में। हाँ सर। तो यह एक दूसरी चुनौती जो आ रही है, यह एक टेक्नोलॉजी की है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे सेमेस्टर सिस्टम है, तो जहां टीचर स्टूडेंट रेशियो कम है वहां तो सेमेस्टर सिस्टम सफल है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या है कि रेशियो बड़ा है और एक बड़ी आबादी ऐसे नौजवानों की है जो एडमिशन लेकर के कमाने चले जाते हैं, कम आते हैं। लेकिन पहले एनुअल होता था तो साल भर में एक बार परीक्षा देने आ जाते थे, उनको समस्या नहीं होती। अब क्या है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ यह एनईपी का दोष नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दोष नहीं है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे इसको हम लोग रेगुलेट कर लें। तो अब वो बच्चे एनुअली आते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या है कि अब उनका मिड टर्म एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का होगा, और उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम। बाकी और कोई नहीं बता सकता। तो हम लोग के यहाँ इस बार, पहले तो मैं विश्वविद्यालय की सारी परीक्षा मैं कराता था, 15 से 20 दिन में मैं करा देता था सारी पूरी विश्वविद्यालय की परीक्षा। इस बार जो परीक्षा हमारी हुई है वो परीक्षा 20 नवंबर को शुरू हुई और 24 जनवरी तक जा रही है, 2 महीना 4 दिन। तो ये जो लंबा समय बच्चों का एग्जाम में जा रहा है, इसके कारण जो क्लासरूम टीचिंग है वो पूरी तरह से प्रभावित है। तो मैं अपनी बात को यही पूरा करूंगा, विषय बहुत लंबा है। आप सब ने मुझे अवसर दिया और इतने विद्वत जनों के बीच में अपनी बात रख पाया, इसके लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित तौर पे बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य, और ये तय बात है कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दबाव है वो दिल्ली विश्वविद्यालयों के बच्चों पर तो पड़ रहा है, और जब उनको 7 पेपर 7 और हर 6 महीने में सेमेस्टर सिस्टम के तहत हो रहा, हम एनईपी 20 की बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय भाषाओं को लेकर के जो मैं अपनी बात कह दूं कि 3 प्रमुख पक्षों पे जोर है उनका। एक तो मातृभाषा, दूसरा त्रिभाषा सूत्र का पुनः समर्थन जो इससे पहले की सरकारों ने त्रिभाषा फार्मूला दिया था, और तीसरा जिसका जिक्र आप अभी कर भी रहे थे अपने वक्तव्य में कि भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की जो है तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उसके बदलावों को लेकर के आपने बहुत अच्छी बात कही कि नौकरशाह जब इसे लागू कर रहे हैं तो अपने अंदाज से लागू करेंगे, और कोई भी किसी की भी सरकार हो, और नौकरशाह जब उसे लागू करेगा तो उसी चिंतन बिंदु के साथ करेगा और उसकी बहुत सारी हकीकतों और उसकी दुश्वारियों के साथ करेगा। और आपने जिस पे जोर दिया कि नौकरशाहों की बजाय शिक्षाविदों को वो नेतृत्व देना चाहिए कि शिक्षाविद नौकरशाहों से उसको इंप्लीमेंट कराएं,
तो जाहिर सी बात है कि आप जैसी विभूतियां हैं यहाँ पे, गिरीश्वर मिश्र सर हैं, और वो लोग, जाहिर सी बात है कि समय समय पर जिस तरीके से लिखते पढ़ते हैं सर, और वो बात पहुंचाएंगे वहां पे। आपने बहुत अच्छा सर नौकरशाहों के लागू करने की बात की, ऋग्वेद और उस सब का उदाहरण दिया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत सारी अच्छाइयां हैं उस पे आपने जोर दिया कि कौशल विकास को लेकर के कैसे है। और एक बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि मैं एक अध्ययन कर रहा था अभी कि 1974 या 76 में, आप उस दौर को और अच्छे तरीके से जानते रहे होंगे, मेरी पैदाइश नहीं थी उस समय, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में 20% भारतीय भाषाओं में, खासकर हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती थी। एक कोठारी कमीशन का इस तरीके का रिपोर्ट है। लेकिन उसके बाद क्या कारण रहा कि हिंदी गायब होता गया। और मुझे याद है कि 2012 या 2007 से 8 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, इतिहास जैसे विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी के सिवाय तो होती ही नहीं थी। अब दिल्ली विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर बदल गया कि वो दूर दराज से आने वाला बच्चा, जिसको इतिहास अंग्रेजी के सिवाय हिंदी में पढ़ना, हिंदी माध्यम में पढ़ना है, वो पढ़ सकता है। वो बदलाव तो है। तो कौशल विकास और वोकेशनल पर जिस तरीके से आपने राष्ट्रीय शिक्षा के पहलुओं पे जोड़ दिया, उसका मैं ट्रांसलेशन सरकार निश्चित तौर पे जोड़ दे रही है। और भारतीय भाषाओं में जिस तरीके की चुनौतियों का आपने हवाला दिया, वो तकनीकी नवाचार पे है सर। लेकिन हम यह भी ना भूलें कि जिस तरीके से भारतीय भाषाओं में स्टार्टअप शुरू हुआ है, आज हम सब लोग यूनिकोड और भाषिनी, जो है अनुवादनी जैसे स्टार्टअप का क्या रेंज है। और जिस आपने तकनीकी और डिजिटल की बात कर रहे थे सर, इसकी भी तारीफ हो रही है देश नहीं विदेशों में कि यहाँ पे सब्जी बेचने वाले को पेटीएम हो सकता है कि वो अंग्रेजी में न लिख पाए, हिंदी में न लिख पाए, लेकिन वो कहता है कि आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप पेटीएम कर दीजिए। तो ये डिजिटल लिटरेसी इस तरीके से है। हम चूंकि शिक्षा में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज की बात तो दुश्वारिया है ही। एक बात मैं सर कह दूं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शायद इस पे बात नहीं है जो आपने हवाला जिसका दिया, टीचर स्टूडेंट रेशियो यूजीसी ने फिक्स किया हुआ है कि आपको एक क्लास में 70 से 80 बच्चे होने चाहिए। अगर वो कहीं पे उसका वो हो रहा है तो वो ठीक आपने बात कहा कि सर कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। और सेमेस्टर की दुश्वारियां है ही। अब मैं बहुत समय न लेते हुए, बहुत बहुत आभार सर, बहुत सारगर्भित वक्तव्य। मैं हम सब के बीच, जिनको हम सुनते विचारते आए हैं, समझते आए हैं, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर समाज, शिक्षा, संस्कृति, भाषा और साहित्य से जुड़े प्रश्नों पर आप लगातार निरंतर लेखन करते रहे हैं और मनोविज्ञान में अनेक पुस्तकों के लेखक और संपादक हैं। आप एक 5 दशकों से देश के विभिन्न शहरों, भोपाल, गोरखपुर, लखनऊ, और आपने वक्तव्य दिया। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 2014 से 19 के बीच में आपने कुलपति का दायित्व निभाया। आप अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा इंडोनेशिया आदि देशों की शैक्षिक सांस्कृतिक यात्राएं की। आपकी जो प्रमुख कृतियां और रचनाएं हैं, भारत में शिक्षा, चुनौतियां और अपेक्षाएं, सभ्यता विमर्श का समय, होने और न होने का सच, हिंदी भाषा और समाज, साहित्य के परिसर से, यही नहीं, इसके अतिरिक्त आपके संचयन और संचयिता भी प्रकाशित हैं। विद्या निवास मिश्र रचना संचयन, शमशेर बहादुर सिंह संचयिता, गांधी संचयन का आपने संपादन किया। भारतीय साधु संत और सन्यासी भी आपकी एक महत्वपूर्ण किताब है। मैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर, जो मनोविज्ञान और साहित्य के सुधी और हम सब उन सोचते विचारते जिस पे हैं, उस पे सर का लेखन हमको पढ़ने को मिलता रहता है। मैं बड़े आदर भाव के साथ प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र जी। सभी
सूचना दी कि ये चर्चा हो रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बहुत सार्थक विमर्श का आरंभ इस गोष्ठी में हुआ है। बड़ी अच्छी बात से शुरुआत हुई थी कि भिन्न भिन्न प्रकार के विचार साथ जी सकें और उन पर ध्यान दिया ये आवश्यक है। समरेंद्र जी का ये आधार विचार था और प्रकार की स्वर लहरियां गूंज रही थी। विषय जो रखा गया है उसका विस्तार बहुत व्यापक है। शिक्षा का अतीत भी है और वर्तमान भी है। मैं समझता हूं कि विश्व का अकेला देश भारत है जहां के आरंभिक ग्रंथ का नाम ही है वेद, जो ज्ञान को इंगित करता है और ज्ञान की संस्कृति एक स्वाभाविक प्रकृति के रूप में मौजूद रही है। जो भी हो, ऋग्वेद को आप देखें तो उसमें आपको बड़ी सुंदर कविता भी मिलती है। वाह, बन गया। अगर ध्यान से आप देखें, नासदी सूक्त का उल्लेख किया गया था। आप ऐसे ही बहुत सारी उसमें ऐसी विचार की धारा आप प्रवाहित पाते हैं जो समृद्ध करती है और बड़ी व्यापक दृष्टि वाली है। और पूरा जो वेद का वाङ्मय है, आप आरण्यक देखिए, ब्राह्मण देखिए, उपनिषद देखिए, उन सब में मनुष्य को उदात्त कैसे ऊपर कैसे ले चला जाए, इसकी योजना है, इसकी व्यवस्था है, यह विचार है कि ये भौतिक जीवन ही जीवन नहीं है और उसकी व्यापकता आप कम से कम सूक्ष्म में देखें तो जो 4 पुरुषार्थ रखे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के, उनके इर्द गिर्द आप सारा ये ताना बाना हुआ पाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक समग्र चित्र है कि आप अर्थ भी लो, कम भी सेवन करो और उसकी दृष्टि से भी सक्रिय रहो। और इसके साथ ही साथ हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि ये दोनों जो है वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। और यह भी कि कुछ जगह आप मोक्ष के लिए भी छोड़िए। मोक्ष का सीधा साधा अर्थ है अनासक्त होना, जीवन मुक्त, लिबरेटेड बीइंग आप रहे, ऐसे रहे। तो ये जो जीवन की परिकल्पना है वो शिक्षा की भी परिकल्पना है। तमाम सारे शास्त्रों में आप पाएंगे तो मनुष्य के जीवन में इन चारों का महत्व होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो इन चारों को जीवन दे। शिक्षा कैसी थी, अतीत की बात है, इसलिए संक्षेप में उसका उल्लेख होना चाहिए। और हम कैसे इसको मना कर सकते हैं कि अष्टाध्यायी यहाँ रचा गया, कैसे मना कर सकते हैं कि योग सूत्र यहाँ पे रचा गया, कैसे मना कर सकते हैं कि महाभारत और रामायण रचे गए। आप पूरा ये स्मृतियों का अनेक अनेक स्मृतियां हैं, पुराण ग्रंथ हैं, ये सारा कुछ किसी तरह की मेधा, किसी तरह की बुद्धि का प्रयास रहा होगा। और कितना प्रयास रहा होगा आप इसका अनुमान नहीं कर सकते। पाणिनि जो है बहुत बाद में सारी चीजों को व्यवस्थित करके अष्टाध्यायी लिखते हैं और स्वयं वो तमाम सारे ग्रामर के पुराने स्कूल्स का, संप्रदायों का उल्लेख भी करते हैं। अर्थात उनके पहले भी बहुत सारा कुछ होता रहता था। और कौटिल्य भी आपके पास है, ज्योतिष में भी बहुत सारा काम है, धातु विद्या में भी काम है,
मेटलर्जी जिसको कहते हैं, आप दिल्ली ही लौह स्तंभ देखिए। कहने का हमारा आशय ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा स्तर पर, पारमार्थिक सामाजिक स्तर पर बड़ी विस्तृत और व्यवस्थित से कभी भी, इसका प्रमाण इन ग्रंथों से है। अगर आप उनको विस्तार में जाएं, आप सबने जरूर सुना होगा, देखा होगा, द वंडर दैट वाज इंडिया, सुंदर एक पुस्तक लिखी है, अद्भुत भारत। और जो विचारक है उसके सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि इस तरह का चिंतन, आप न्याय देखिए, तो ज्ञान पाने की जो आधुनिक विधि है उस पर आपके यहाँ इम्पिरिकल मेथड है, तो ज्ञान पाने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, इनका बड़ा विस्तृत विवरण है। ये विवरण की कोई थियरी कैसे एक्सेप्ट की जाए, अब समय नहीं है कि उसकी चर्चा विस्तार में हो, लेकिन वहां पर एक बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरियन है अबाधित, मतलब कोई दूसरा विकल्प न हो कि व्याख्या मानी जाएगी। और पूरा वाद कैसे किया जाए, विचार कैसे किया जाए, निष्कर्ष कैसे निकाला जाए, इसका भी विवेचन है। अर्थात निश्चित रूप से विकसित थी, और बहुत सारा तो आज के भी विचार से वह मेल खाता है। और जीवन के लिए जो एक आवश्यक पद्धति थी जीने की, और योग और आयुर्वेद दोनों बड़े आसपास मिलते हैं। जीवन जिया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था जो है वो रहे। इस पूरे विस्तार जीवन को प्रकृति के बीच रखा गया। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है। जो पार्टीशन है, हम हैं और प्रकृति है, वो करो, और फिर प्रकृति का जैसे चाहो वैसे उपयोग करो। द प्लेनेट अर्थ जिसको हम कहते हैं, इसका जितना उत्पीड़न, शोषण कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि हम तो भोक्ता है, तो भोग करने वाले हैं कि कुछ हमारे लिए। तो ये एक आधुनिक दृष्टि है, मैकानिक की दृष्टि है, पश्चिमी दृष्टि है, निश्चित रूप, क्योंकि यहाँ तो ये कहा है कि भाई ईशावास्य विधम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ कृतः कसुद्धम। ये सारा घर है ईश्वर का, और कब्जा हमारा है उसके ऊपर। ईशास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है यहाँ पर वो ईश्वर से ईश्वर का आवास है, उसी एड्रेस है ये, हुआ है। तो ये अगर स्थिति विचार अगर है तो भुंजी का प्रसाद जो मिले छीना जब माँ धनम। और आगे कहा उसी में, जीव कुर्व कर्माणि, करते हुए 100 तक जियो। के लिए आपको भोजन भी चाहिए, शक्ति चाहिए, अर्थ भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, उसका कहीं पर विरोध नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि आप है कौन, इसको पहचानना, आत्मानम बुद्धि जो है वो मूल विषय है। और वहां पर हम आत्मा का जो स्वरूप है वो बड़ा विस्तृत है, और शरीर मात्र नहीं है, आप उसके अतिरिक्त भी हैं। दिमाग आपका है लेकिन आप दिमाग थोड़ी हैं। शरीर आपका है लेकिन आप अपने को शरीर मात्र माने तो शरीर तो रह जाता है। अब क्या करेंगे इसका, ये उलझन है। अब अगर अपने को शरीर मान करके ही चलते हैं तो उसकी एक सीमा है, और उससे विस्तार में अगर आप मान के चलते हैं तो उस परिणाम होंगे। है कि यह जो प्राचीन शिक्षा थी, उसमें ज्ञान का उद्देश्य था
सुन रहे थे ना, मुक्ति, ये कष्टों से मुक्ति कह लीजिए या किसी भी तरह की मुक्ति कह लीजिए। मैंने एक जगह बड़ा सुंदर एक वाक्य पढ़ा था, मुझे याद आ गया है, इसलिए सुना दूं कि वीरों ने लिखा है कि मोह का क्षय होना मोक्ष है। तो जितनी मात्रा में कम हो गया उतना आपका हो गया, अब पूरा मोह खत्म हो गया, अंकल हो गए। मुक्त होकर के जीना, न कि जीवन से मुक्ति, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा उद्देश्य था, अच्छी तरह से जीना, समग्र ढंग से जीना, सभी पुरुषार्थों का सेवन करना, हमको उनके लिए आगे बढ़ना। तो जो होलिस्टिक एजुकेशन कहा जाता है, उसको अगर खोल करके देखिए तो उसमें शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है, ये सभी शामिल हैं, सबको आपको ध्यान में रखना है। आजकल बड़ी चर्चा होती है पंचकोश की, और वो भी एक मॉडल है सोचने का कि हमारा जो अस्तित्व है वह अन्नमय मात्र नहीं है, वह प्राणमय भी है, विज्ञानमय भी है, मनोमय भी है। कहने का आशय ये है कि हमारा जो आत्मबोध है वह भारतीय परंपरा में जो हमारा अतीत है वह एक विशेष प्रकार है, और वो हमको एक विशेष तरह के सामर्थ्य प्रदान करता है। और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि आज की वैश्विक जो स्थिति है, इस तरह का संकट की बात हो रही है या हिंसा की बात हो रही है, इन सब विचार का प्रश्न है कि सारा अहंकार की लड़ाई हो रही है। हम जितने युद्ध देख रहे हैं कि उसमें क्या है, तो हम अपने आप को कैसे पहचान रहे हैं, यह प्रश्न तब भी था और आज भी है। मूल प्रश्न यह है, और रक्षा में जो चाहिए वो करिए, अहंकार की रक्षा में किया, अगर नहीं है, बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं होकर जीना है कि तो जीना है। तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप शायद विषय है, शिक्षा की जो परंपरा कम से कम जो यहाँ आरंभ में थी वो अपने आप में जबरदस्त थी और बड़ी मजबूत थी। इतनी मजबूत थी कि इतने डुगलाने के बाद भी कम से पुस्तकों में तो जीवित है। मैं नहीं जानता कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है कितने दिन आगे जीवित रहेगी, कैसी रहेगी, हर क्षण तो बदल रही है। अब आइए एक जो आया इतिहास में, तो आप मुसलमानों के आने के बाद और क्या हुआ, किस तरह की शिक्षा हुई, मगर जब अंग्रेज भारत में पहली बार आए, उन्होंने शिक्षा की, तो पता चला कि अंग्रेज में उनसे ज्यादा स्कूल थे यहाँ पर और उनसे अच्छी पढ़ाई हो, हमारी रपट नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से यह पहचान किया, ये तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी ज्ञान की परख भी है, जानकारी भी है, और ये अगर रहे तो गड़बड़ है, हमारा शासन वासन चलेगा। तो मैकाले परिकेत में आते हैं, यहाँ पर वह स्पष्ट रूप से यह घोषित करते हैं कि यहाँ का ज्ञान जो है वो दोयम या तेयम दर्जे का, जो कह लीजिए, वो किसी काम का नहीं है और हमको कुछ और करना पड़ा। अब समझा जो हुई वो यह हुई, उन्होंने जहां ज्ञान था उसको आपको अनपढ़ बना दिया। अब नहीं, आपको ABCD पढ़नी है और A फॉर एप्पल आपको करनी है। तो और चूंकि वो शासक थे तो हम अपने आप को शासक आइडेंटिटी, जो जिसने कॉलोनाइजेशन किया, जो कॉलोनाइजर है, उनकी मानसिकता को हमने अपनाने की कोशिश की। हम उसी तरह बनना चाहते थे, हम भी साहब सूट बूट सब फिट कर रहे थे। कितना कुछ हमने अपना लिया जिसकी आवश्यकता नहीं है, कितना कुछ हम अपना समय बर्बाद किए। गांधी जी ने लिखा है कि भाई अपनी भाषा में पढ़ते तो कम समय में हम पढ़ लेते,
मातृभाषा में पढ़ाई होती तो कम समय लगता, और अब चूंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना है तो हमारी गति जो है वह सीमित हो जाती है। ये बड़ा स्वाभाविक है, आज भी हम महसूस करते हैं इसका। अब ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम सोचते हैं दिमाग में हिंदी में, और बढ़िया सेमिनार हो रही है तो वहां अंग्रेजी में बोलना है, तो आप उस विचार को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए, उसके बाद उसको प्रस्तुत करिए। हिंदी में आप विचार करते हैं या भोजपुरी में विचार करते हैं और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब कुछ लोग उसमें तेज हो गए, कुछ ज्यादा शब्द सीख गए, और बहुत सारे लोग नहीं सीख पाए तो पिछड़ गए। अब एक वर्चस्व का प्रश्न तो है, आज भी है ये, कि ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कैसे हो, उसकी प्रस्तुति कैसे हो, और उसकी प्रामाणिकता। माने हमारे संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी की ही है, उसी को प्रामाणिक माना जाता है, हिंदी वाला नहीं, वो तो अनुवाद है। हिंदी अनुवाद की भाषा है। राजभाषा की जो हमारी नीति है वह हिंदी को अनुवाद वो प्रामाणिक नहीं मानती है, ये बड़ी मुसीबत है। अब हिंदी में अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वह कैसे बढ़ेगी? मैं जो बात हो रही थी कि ट्रांसलेशन का काम तेजी से होना चाहिए, सचमुच आप देखिए बढ़िया किताब का तुरंत आपको जापानी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, फ्रेंच में मिल जाएगा, चीनी में मिल जाएगा। हर भाषा वाले अपनी भाषा में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सब करेंगे। आप जानते ही होंगे, याद ही होगा आपको, इजराइल में हिब्रू जो मृत भाषा सचमुच में थी उसको जिला करके वहां पे सारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पढ़ाई, सारा काम हिब्रू में होता है। और उनकी टेक्नोलॉजी में कितनी दखल है हम सब जानते हैं, कितनी नोबेल प्राइज वो पा रहे हैं हम सब देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी भाषा है जिसमें हम सोचते हैं, अगर भर्तृहरि ने कहा सर्वम शब्देन भाषते, तो जो देखने का नजरिया है, जो दृष्टि हमारी है, एक बड़े अच्छे विचारक ने तो कहा कि भाषा ही हमारी यथार्थ की सीमा रचती है। जितना कुछ हम बोल पाते हैं, समझ पाते, विट्गेन्स्टाइन का विचार है ये, कि आप जिन शब्दों के माध्यम से जी रहे हैं वहीं तक आप जाते हैं, वहीं तक आप पहुंच पाते हैं। तो ये सारा खेल जो है वो शब्द का है, इसी का व्यापार है। तो भाषा का प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, और हम सबने महसूस किया है और महसूस कर रहे हैं कि ये एक प्रकार का कैरेट लेन पूरे 9 कैरेट भारत शुरू के कर दिया है ना साथ बेचना, ये कैरेट जो लेन ने अंग्रेजी का वर्चस्व 9 है कैरेट बेच रहा है। वह मानसिक रूप से आपको दरिद्र बनाने का उद्यम है। रिंग बेच रहा है 10,000 इसलिए 12,000 कि हर भारतीय डायमंड कोई की दूसरी भाषा जानता है, 9 कैरेट कोई की। दूसरी भाषा पढ़ता है, उसमें उसकी क्षमता है, और यहां आपको पूरा का पूरा फिर से उसको करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि तमाम सारे विषयों में, शोध में हम लोग केवल विदेश की नकल करने में ही लगे हुए हैं। हमारे एक वरिष्ठ मित्र ने रिसर्च का, पब्लिकेशन का एक विश्लेषण किया, और कई वर्ष पहले की बात है। तो उस विश्लेषण में उन्होंने ये देखा कि अमेरिका में जो रिसर्च 10 साल पहले होती है वो हमारे यहाँ आज होती है। ये गैप है, और आज जो हम देखते हैं तो फिर वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम केवल नकल करने के ही काम में लगे हुए हैं, और इतना कुछ हो रहा है, अब तो और संकट बढ़ गया है। इंटरनेट है, ज्ञान इतना विस्फोट हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसको कैच करना इतना कठिन है कि आप जब तक वहां पहुंचते तब तक वो कहीं और चले जाते हैं। और बहुत कुछ हमारे अध्ययन विषय का ऐसा है जो कि हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है, और हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्राण दे रहे हैं उसमें। हमको ये नहीं पता है कि भारत की जो
सामाजिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, लेकिन अमेरिका की सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमको है, इंग्लैंड की सामाजिक स्थिति का ज्ञान है, क्योंकि वहां की ही पुस्तकें हमारी पाठ्य पुस्तकें। हमारी दरिद्रता ये कि हमने 50, 60, 60, 70 साल में, चूंकि हम उन्हीं को मानक माने हुए थे, रेफरेंस माने हुए थे, तो वही सब चल रहा है। तो हम और इसकी तो हमने उपेक्षा कर दी कि सब व्यर्थ की चीज है, बकवास है। जो ठप्पा लगा गए अंग्रेज, उसको हमने स्वीकार कर लिया कि सब अनावश्यक है। और यहाँ तक कि हम सब लोग संस्कृत से अनभिज्ञ अपने को बना लिए, उनको पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। बहुत सारे हम में से लोग उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ करके अर्थशास्त्र का, तब हम अर्थशास्त्र को समझते हैं। ये हमारी मजबूरी हो गई है। तो सांस्कृतिक रूप से जिसे हम कहते हैं इलिटरेट, वह स्थिति हमारी हो गई है। हमारा अपना ज्ञान जो ही, भाई देखो, आज स्थिति यह है कि जो भारतीय ज्ञान है उसको बिना पढ़े हम रिजेक्ट कर देते हैं, और अमेरिका का रिसर्च बिना पढ़े हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको हम पढ़ाएंगे बिना परीक्षा किए, इसको नष्ट, और बिना परीक्षा किए उसका स्वागत। हम खड़े हो जाते हैं कि ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है। ये हमारा माइंड जो है वो कॉलोनाइज, जो इस अर्थ में हुआ कि हम कॉलोनाइजर की दृष्टि को ही श्रेष्ठ स्वीकार कर लिए। ये बड़ा भारी संकट हुआ। एक विचारक हैं आशीष नंदी, उनकी पुस्तक है द इंटीमेट एनिमी, अंतरंग मित्र, हिंदी में भी वो छपी है, आप जरूर देखिए, ना देखे होंगे तो उसमें किस तरह से हमारे आत्मबोध का कॉलोनाइजेशन हुआ है, उसके क्या परिणाम है, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण है उसमें। ये प्रश्न है कि हमको हमसे ही दूर कर दिया गया, और अब हम अपनी पहचान खोजने के लिए बाहर देखते हैं। तो ये आत्मबोध का भी बड़ा भारी संकट है जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया में घटित हुआ। यह सही है कि अंग्रेजी पढ़ करके बहुत सारे भारतीयों का दिमाग खुला और स्वतंत्रता की समझ उनको पैदा हुई, जो कि आधुनिक दृष्टि से आवश्यक थी। लेकिन थोड़ा सा इसमें जोड़ना जरूरी है कि यही कारण नहीं था कि वो भारत की स्वतंत्रता में लगे, और भी कारण थे। उसी के नाते यह हुआ हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं कि एक जबरदस्त उदाहरण आपके सामने है श्री अरविंद का, जिनके माता पिता ने जाके 7 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड में ठूंक दिया कि तुम केवल अंग्रेज बनो और कुछ मत बनो। और उल्टा हुआ कि 20 साल की उम्र होते होते ऐसा पड़ा था कि वो भारतीय, परम भारतीय रूप में हमारे सामने वापस आए। आप सामने है ये कथा। तो ये आत्मबोध का जो प्रश्न है, हमने अपने को डिफाइन कैसे करें, या कैसे करना चाहिए, हमारा आदर्श क्या हो, किधर हमको हुआ, और अभी भी वो हुआ है, हम इधर जाएं या उधर जाएं, पश्चिम की तरह से जाएं या पूर्व की तरह से जाएं। बड़ा भारी संकट हमारे विचार, जो हमारा अपने आप के बारे में जो है, अपने आप बारे में जो दृष्टि है, उसको लेकर के संशय जो है वह होता है। और गीता में तो यही कि संशयात्मा विनश्यति। तो ये जो संशय है वो बड़ा कष्टकारी है, और ये संशय पाश्चात्य का जो भाव आया उसके कारण हमारे भीतर खड़ा हुआ और विकसित हुआ, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार का चल रहा है। आप अभी हम आचार्य जी का विचार अभी सुन रहे थे, जहां पर ये बात स्पष्ट रूप उन्होंने बताया कि कैसे
अंग्रेजी कन्वेंट स्कूल चाहे वह भ्रष्ट अंग्रेजी पढ़ाई जा रही हो, हिंदी वाले स्कूल की तुलना में उनकी साख जो है वह ज्यादा मानी जाती है। माने अंग्रेजी में गाली दीजिए तो वो भी वाह वाह, विचित्र स्थिति हो गई है। तो ये बोध जो है, मेरा ख्याल है पाश्चात्य प्रभाव के साथ पैदा हुआ। बहुत ही अंग्रेजी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। ये एक अंग्रेजी के वर्चस्व की, उसकी श्रेष्ठता की, उसकी उपयोगिता की जो मानसिकता बनी, उसने हमारी अपनी भाषा में भी अपने विश्वास को जो है वो कम किया, और उसका परिणाम है कि उसकी उपेक्षा हुई। मानना पड़ेगा कि हिंदी में अधिकांश विषयों की जो पुस्तकें हैं अच्छी नहीं तैयार हुई है। उसका कारण ये है कि अच्छे लोग उसमें नहीं जाते, वो तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो तो कहीं और कुछ और। आप देखिए तमाम जो पाठ्य पुस्तकें बिक रही हैं बाजार में, जो हिंदी में उपलब्ध हैं और जो अंग्रेजी में उपलब्ध, दोनों में काफी फर्क है। मैं अपने विषयों में मैं देख रहा हूँ, समाज विज्ञान की बात तो मैं जानता हूँ कि उनको पढ़ करके दिमाग खराब हो जा रहा है, क्या क्या भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है, बहुत ही दरिद्र किस्म। उसकी क्वालिटी जो है, गुणवत्ता बिल्कुल गड़बड़ है, बड़ा बड़ा संकट है ये। इसीलिए वो बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं, बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं, न वो अच्छा शोध कर रहे हैं, न अच्छा अध्यापन का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग उन्होंने नहीं किया। न उनको ऐसे अध्यापक मिले जो कि, क्योंकि उसी प्रकार के, अभी एक अध्यापक का वर्णन हमने सुना जो अंग्रेजी गणित पढ़ा रहे थे, तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वह इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज हुई कि हमने कंटेंट हिंदी में अच्छा नहीं तैयार किया, और वो समस्या अभी भी बनी हुई है। कई प्रयास हुए हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ये है वो है, लेकिन वहां भी ये है कि विभिन्न विश्वविद्यालय चाहे खुद में ना अंग्रेजी जानते हों, लेकिन वो अंग्रेजी लगाएंगे, हिंदी की किताब अच्छी हो तब भी न लगाएंगे। अब ये सारे भेद जो हैं वो बने हुए हैं। तो ये एक फांक बनी हुई है कि अंग्रेजी में अच्छा है, श्रेष्ठ है, हिंदी में है तो गड़बड़ है। और भैया है गड़बड़ तो उसको ठीक करो, ठीक तैयार होना चाहिए। यह एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब तक इसको, और हिंदी भाषी 8-10-11 राज्य के करीब हैं, और वहाँ की जो स्थिति है वो अगर गुणवत्ता शिक्षा की उसकी बढ़ाई जाए तो समाज में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। अब आइए हम थोड़ी सी चर्चा, ये तो कॉलोनाइजेशन का जो प्रभाव हुआ उससे हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति का आनंद हम नहीं उठा पाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों में देखिए, हम लोग घरों में हर जगह अब हैप्पी बर्थडे मनाइए आप। अब नया चल पड़ा है कि बर्थडे जो है अब किसी होटल में जाकर के मनाया जाएगा। वो पहले घर पर कर लेते थे, तो अब होटल में जाते हैं, वहां पर बर्थडे मनाते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है सांस्कृतिक दृष्टि से, ये गंभीर सारे परिवर्तन ये हो रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं, ये व्यापक प्रश्न है। अगर ये समाज में ये चीज, अब ये प्रश्न खड़ा होता है कि इस पृष्ठभूमि में शायद पहली बार शिक्षा के इतिहास में इतनी गंभीरता से खड़े होकर के कहा गया कि भारत को भारत के लायक शिक्षा होनी चाहिए। कम से कम इस बात के लिए तो हमें धन्यवाद देना ही पड़ेगा। और भारत के लिए, भारत के लायक शिक्षा किस प्रकार की हो, आप विचार कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये नई शिक्षा नीति जो है जो ग्लोबल विज्ञान है उसके विरोध में है, नहीं। हाँ, इसमें भारतीय भाषाओं को, संस्कृत को और भारतीय ज्ञान परंपरा को यथाशक्ति स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी एक प्रयोग है। और जैसा कि अभी हमने सुना
जो निजी अनुभव कि भाई अगर स्किल का तत्व हम शामिल करते हैं, कौशल का तत्व शामिल करते हैं, तो एक बच्चे को अवसर मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि वह जीवन में कुछ और अच्छा कर सकता है। और आज की जो बहुआयामी ज़िंदगी है, वहाँ पर आपको कई दृष्टियों से अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अब क्या करिएगा आप, सब कुछ अगर कंप्यूटराइज़्ड हो गया, सब कुछ अगर डिजिटल हो गया, तो अगर आप कहें कि नहीं हम तो ये नहीं करेंगे, तो आप उस व्यवस्था में आगे घुस ही नहीं पाएँगे। जैसे गेट पर ही लग गया कि उस पर आप अपना डालिए, आपने कहा ना हम ये नहीं करेंगे, तो मत करिए, आप जाइए, बहिष्कृत आप हो जाएँगे। ये परिवर्तन हम लोग लकड़ी की पटरी पर और वो सफ़ेद खड़िया लगा करके और उसे लिखते थे पटरी पर। उसकी पढ़ाई अब आज तो बच्चा जो है खटाखट पता नहीं मने छोटा बच्चा ही एकदम आईपैड से बिल्कुल परिचित है। जो जानती है उसका बच्चा साथ में है तो अपना मोबाइल उसको दे देती है। तो ज़्यादा मोबाइल से परिचित हो गया है। वो कैसे उसको ऑपरेट करते हैं और क्या करते हैं ये सब उसको पता है। वो अपनी माँ को बताता है कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे क्योंकि वो ज़्यादा समय उसके साथ खेलता है। ये बदलाव और अब क्या कहें हम, भारत इसी में आगे बढ़ना चाहता है कि कितना ज़्यादा मोबाइल पैदा करे। तो मोबाइल पैदा करो, मोबाइल सबके हाथ में पकड़ा दो, ठीक है, अब देखिए क्या उसका परिणाम होता है। ये सारे संकट हैं जिनसे आपको जूझना पड़ेगा। ये नई-नई चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं कि जीवन हमारा कैसा चलेगा। तो नई नई शिक्षा नीति बड़ी महत्वाकांक्षी। यह भी मानना पड़ेगा कि उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लिए जितना समय चाहिए, जितनी सुविधा चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमने नहीं पैदा किया। तत्काल तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसे चौथे वर्ष में अब आप कह रहे हैं कि रिसर्च कराइए। रिसर्च कराने के लिए पीएचडी में तो रिसर्च कराने के लिए सुपरवाइज़र उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ पर आप बीए 4th ईयर में, बीएससी 4th ईयर में आप चाहते हैं कि वो लड़का करे, तो इसके लिए जितनी तैयारी, जितना समय, जितनी सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधाएँ हमने नहीं खड़ी की हैं। और बड़ा दुःख है, मैंने कई बार लिखा है, हर बार मैं लिखता हूँ, जब भी बजट बनता है, तो एक लेख में ज़रूर लिखता हूँ कि शिक्षा का बजट 3% काहे लिए रखते हो भैया? आपकी शिक्षा पाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का वक्तव्य आया कि 100% जो है वो बच्चे 12वीं तक विद्यालय में पढ़ें, उनका एनरोलमेंट 100% हो। अब हो इसके लिए तो ये आवश्यक है कि स्कूल भी हों, विद्यालय भी हों। केवल अब तो हम लोग विश्वविद्यालय एक कमरा दे देते हैं, कहते हो गया विश्वविद्यालय। हैं? एक कुर्सी टेबल रख दिया और कह दिया कि अब आप विश्वविद्यालय चलाइए। ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं। तो हम उस स्तर पर जो आवश्यक व्यवस्था है वह करने में असफल हैं, ये मानना पड़ेगा। ये बड़ी गंभीर समस्या है जिधर ध्यान मैं इस गोष्ठी में भी आकर्षित करता हूँ कि जब तक हम ये सुविधाएँ नहीं उपलब्ध कराएँगे, आपको उतना टाइम होना चाहिए, उतनी सुविधा होनी चाहिए, तब आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सुविधा हो जाए तो आप पढ़ाएँगे ही, ये भी बात अपनी जगह है। तो ये तनाव एक बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है और कि सुविधाओं का भी प्रश्न है और हमारे कमिटमेंट का भी प्रश्न है कि कितना हम सहयोग करते हैं। मैंने 2 दशक तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और आया तो मैंने कहा कि हमको विश्वविद्यालय में ही
रहने की व्यवस्था करिए तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, चले जाते हैं। तो कहा ठीक है रही। कर लो, फाइनल कर लो। तब तो तुरंत मैंने विश्वविद्यालय कैंपस में ही मैं रहा, और आप माने ना मान, मैं 9 बजे विश्वविद्यालय विभाग में प्रतिदिन जाता था और 6-7 बजे मैं साइज वापस करवा देंगे आपको। चूंकि पास में ही था, दोपहर में केवल भोजन ग्रहण करने के लिए आता था, फिर वापस चला आता था डिपार्टमेंट। तो और चाहे वो छुट्टी वाला साइज हो, ले ले, छल्ले जिस दिन वल्ले हमारी तो करके दे देंगे साइज। तब भी साइज करके दे देंगे, मैं करवा। उपलब्ध रहता था। तो मुझको एक फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप मिली, तो मैं बैठा हुआ था अपना 6 बजे डिपार्टमेंट में। तो कुलपति जी उस समय थे, पेंटल साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको छुट्टी दे देते हैं, बट यू विल कंटिन्यू टू टीच। हमने कहा हे भगवान, ये कौन सी छुट्टी हुई कि आपको छुट्टी है लेकिन आप पढ़ाते रहिए। तो ये दिखा दो इस क्या है, मुझे बता दो। आपका अगर कमिटमेंट है, आपकी रुचि है, तो कठिनाइयां हैं तब भी जो है। तो वो 2 साल की थी, मैंने 6 महीना फेलोशिप ली, फिर हमने कहा भैया उससे अच्छा है कि हम वो नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो ये अगर आपकी रुचि, बहुत लोगों को बड़ी परेशानियां होती रही हैं पहले भी। बहुत सारे लोग केवल लेक्चरर रह करके ही रिटायर हो गए, बहुत सारे लोग किसी तरह रीडर बन पाए। अब तो सभी के सभी प्रोफेसर हो रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उसी के जो कमिटमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, उतनी ही लगन होनी चाहिए। वो है कि अध्यापक वर्ग में ये कहीं न कहीं विचार करने में है, वो अपनी लगन के साथ जो है वो अध्यापन का ये चुनौती कहाँ का तो बना हुआ है रहेगी, ये? तो उसमें कैसे उसका संतुलन बनाया जाए, ये कठिन प्रश्न है। और सुविधाओं का प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि भारत अगर ये कोशिश कर रहा है कि 21वीं सदी में आगे बढ़े, कोशिश अगर कर रहा है, जैसा कि हम प्रचार में सुन रहे हैं कि भाई 100 साल जब होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाए। अर्थ यह भी है कि समाज की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, हर तरह की स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। उसकी परिभाषा तो यही है, वो केवल ऐसा नहीं है कि रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसकी अपेक्षा तो वही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका समुचित उद्देश्य जो है यही होना चाहिए। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है कि सा विद्या या विमुक्त है, या ये टूटा थोड़ी है। शुरू से कहा जा रहा है इसका। तो इसके लिए को कहीं न कहीं अपने जो मूल्य हैं, जो निश्चित से अपनी प्रामाणिकता को दिखा रहे हैं और वो जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपयोगी भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन मूल्यों को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, अभी कहाँ है? व्यवहार में हम जब तक नहीं ले आएंगे, जब तक अध्यापक अपने आचरण से नहीं दिखाएगा कि सत्य क्या होता है, केवल सत्य माने सच्चाई ये ये डाल बताना दे। पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी आप व्यवहार में दिखाइए तो मजा आएगा। तो मैं समझता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो कक्षा में ये कहाँ की बनी हुई है? ब्लैक बोर्ड पर लिखने या व्हाइट बोर्ड पर लिखने नहीं चलेगा, वो आचरण का प्रश्न है। आस्था में झलकना चाहिए, ईमानदारी, निष्ठा भी। तो ये एक क्योंकि पुराना शब्द चरित्र अर्थ जो है व्यापक है कि आप अपना कार्य का जो आपका कंडक्ट है, जो परफॉर्मेंस है, जीवन की शैली है, उसमें उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो शिक्षक में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि एक ही अर्थ है ना पैकेज में,
शिक्षा का अर्थ ज्ञान भी नहीं रह गया। शिक्षा का अर्थ मुक्ति तो छोड़ दीजिए। We have defined education in terms of कितना पैसा उसे मिल रहा है। अब जो मूल विषय है उसमें पढ़ों की संख्या घटती जा रही ये और जितने 16,800 पढ़करी की विद्या वाले है वो सब चल रहे हैं। 16,800 कितने दिन चलेंगे वो? तो ये जो मानसिकता बनी है ये भी हमारे सामने एक चुनौती है और यह भी हमको प्रमाणित करना होगा कि नहीं, ये किसी को दे अध्ययन भी रख लो, देने में कोई आवश्यक फायदा है। नहीं है। सोना इतना तो नई महंगा है, शिक्षा नीति इसको वॉश वगैरह में करा एक दूंगा, समस्या नहीं हो जरूर जाएगी, पैदा गिफ्ट हुई देने के है काम आ जाएगी। कि जब हमने विषय किसी को बढ़ा गिफ्ट दिए देने के काम आ और जाएगी। उनके लिए अभी आज की डेट कर में दिए नया खरीदने तो जाओगे जो तो मूल 25,000 विषय से कम थे नहीं उनका मिलेगा। समय कम हो गया है। जो बल उस पर मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं नहीं। हो जाएगी ये इसमें संतुलन आपका। बनाना बड़ा आवश्यक है। तो हाँ तो इनका तो बदल हर देना, मैं चीज तो हम आपसे जहाँ कहूँ आप जाए ले और लो, पैसे आप कोई दे दो, एक बात चीज तो ठीक से न जाने बड़ी मुझे कोई मुश्किल वो नहीं है, बात मैं तो होगी। ले लूंगा। ये संतुलन कैसे स्थापित किया जाए ये भी एक चुनौती कुछ शिक्षा घिसा नीति नहीं है को इसमें ना, अभी बिल्कुल लागू ठीक है। करने में हमको विचार में हाँ रखना पड़ेगा और उसको नहीं हो जाएगी ये बिल्कुल। कॉम्पिटेंट जिसे कहते हैं, योग्य कहते हैं, अच्छा मनुष्य भी बने। हमारी शिक्षा की हाँ तो ये ना जो पहने ना, आपको उपयोगिता कह रहा है हूँ, आपको भी तो वह शादी में वो तमाम नहीं देने होनी लेने के लिए चाहिए चाहिए। हमारे जीवन में। आपकी समाज इच्छा है, आप दे दो, मुझे कोई समझता हूँ ऑब्जेक्शन कि थोड़ी है, मूल्यबोध मैं तो ले वह लूंगा। प्रिय विषय है और यही अतीत और वर्तमान सब कॉमन मैं समझता हूँ पत्र रहा है, आगे भी रहेगा। आप इससे डिबेट करते हैं, फिर पास आए, ये क्रम आता जाता रहता है, लेकिन इस मूल्य की जो है वह महत्वपूर्ण गुण है, आकर्षण है, उसका मूल वही है। ये मैं कहाँ का यही बना हुआ है? कहूँगा असतो माँ सदगमय ये तो खराब हो गया। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मैं विराम लेना चाहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय दिया और ध्यान से। दिखा दो उनको। नमस्कार सर, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आपको सुनते जाएं और जो सुचिंतित वक्तव्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से उन तमाम ताने बाने को आप बताते हैं, वो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता है कि वो कालक्रम के इस क्षण में हम उसको धन्यवाद कह पाएंगे। सार्थक जीवन की बात हो या अतीत की शिक्षा कैसे मूल्यबोध और उस पे हम गर्व कर सकते थे, उस पे आपने बहुत ही विस्तार से रेखांकित किया। रिसर्च गैप की जो बात आपने कही और हम लोगों के लिए एक नसीहत और हम सभी शिक्षकों के लिए नसीहत या शिक्षा में जो काम कर रहे हैं कि क्या वो सच में विद्यार्थियों के लिए एक रोड मैप और एक आदर्श शिक्षक बन पा रहे हैं कि नहीं। सरकार अपनी योजनाएं लागू करती है और वो संसाधनों का अभाव, ये सब का आपने जो मैं इसको धन्यवाद की श्रेणी में तो नहीं कर सकता और मैं न तो ये इसका बना हुआ कहाँ मूल्यांकन का कर नहीं था? सकता। ये घंटों सुनने वाली बहसें हैं जो आपके ऐसी द्वारा हुई। बहुत सुचिंतित वक्तव्य के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये इस आभासी कहाँ का पटल बना? के वही साहित्य तो पूछ रहा संवाद हूँ, मंच कहाँ के का बना हुआ है? संयोजक कोई पर्ची है इसकी? सत्यप्रिय पांडे सर से वो आमंत्रित करता हूँ दिख नहीं कि रही ना वो इस आए पे मोर। और हमारे अपने सुधी जन और जो इस आभासी मंच पे जुड़े हुए भी हैं, लगभग 2 घंटे से ऊपर के हम इस कार्यक्रम में आभासी मंच पे हैं। तभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ की बनी मैं हुई अब है। आभार प्रकट करने के लिए डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे सर को आमंत्रित मैल भर गया है ना, पूरे में तो मैल भरा हुआ। धन्यवाद अमरेंद्र जी, इतनी सुंदर परिचर्चा चल रही है 2 घंटे से और 2 घंटे का समय बीत गया सर और पता नहीं चला। यही इस गोष्ठी की उपलब्धि भी है कि पता ही नहीं चला और समय बीत कब लिया गया। था ये आपने? और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 20 लोग लगभग जुड़े हुए हैं।
ये हमारे यहाँ का नहीं वो होगा, कहीं इसलिए और सर का की बड़ी ज्ञानवर्धक गोष्ठी रही। हमारे वक्ताओं ने जो मेरा मन था कि इस विषय पर अच्छे से बातचीत हो सके, शिक्षा का अतीत और उसका वर्तमान दोनों पक्ष उजागर हो सके, वह निश्चित रूप से निकल के आया है सर। मैं धन्यवाद औपचारिक रूप से ज्ञापित करूं इससे पहले एक दो बातें जो मेरे मन में हैं, मैं अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर अपने भाव को व्यक्त करना चाहता हूं। एक दो बातें जो मुझे बड़ी लगी कि कहनी चाहिए। जैसा कि सर ने बताया ही सारे लोगों ने कि हमारी शिक्षा का दुनिया भर में परचम लहराया हुआ था। हम विश्वगुरु थे निस्संदेह, और केवल शिक्षा के बल पर थे और किसी बल पर नहीं, ज्ञान के बल पर। मैक्स मूलर से लेकर शोपेनहावर तक ये बात कहते थे कि भारत जैसा ज्ञान कहीं दुनिया में नहीं। मैं शोपेनहावर तो कहता था कि अगर मुझसे कोई कहे कि सब कुछ छोड़ करके कोई एक चीज लेना चाहोगे, तो कहा कि मैं भारत का उपनिषद लेना चाहूंगा। अद्भुत है। हमारी वो परंपरा रही है शिक्षा की, ज्ञान की। आप देखें कि वेद के लिए हमारे यहाँ वेदांगों का उदय हुआ और 6 वेदांग हैं, उसमें शिक्षा भी एक है, महत्वपूर्ण है। उसका मूल कारण वेद ही है और वेदों के महत्व को उजागर करने के लिए वेदांग की रचना। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेद स्वरूप। हाँ दे देंगे, वेदस्य। कर लेंगे। छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प वेद पुरुष के हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान ये है, आपका 22,700 का है। नासिका है और व्याकरण वेद ये 1 रूपी ग्राम पुरुष का 750 है, मुख ये है। 1.25 ग्राम यार है कितनी सामने। अद्भुत बात है। हमारे यहाँ शिक्षा बकायदा एक पूरी पद्धति है। और आप 1 देखें कि ग्राम स्वर वर्ण 750। आदि का उच्चारण कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा देने के लिए ही शिक्षा नामक वेदांग की धारा बनाई गई, इसमें भी शाखा डस्ट बनाई गई, जो वगैरह भी वेद है को ना, ठीक से ये समझ भरी हुई है सके। सारी डस्ट। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम लोग तो मैंने उतना ही करा। शिक्षा के संकट पर बात कर रहे हैं। इस देश की शिक्षा में ऐसा संकट आया। मुझे सर 1 ग्राम 750 बड़ा सुंदर उद्धरण मिला आज का रेट 1936 के विशाल भारत में। 22,750। टैगोर साहब का एक लेख है, 31। उसमें एक बात आई है सर, हम जिस एजुकेशन यानी शिक्षा शब्द की याद करके मन ही मन 22,750। खुश रहते हैं, उसमें भंडार घर का चेहरा ही चेहरा है, किंतु बाहर निगाह उठाकर देखते हैं तो आंगन सुनसान नजर आता है। वाक्य देखें, शिक्षा के प्रकाश के लिए ऊंची लालटेन लटकाई गई है स्कूल कॉलेजों आ में, नहीं रहा। परंतु उससे ऊपर बंद दीवारों के अंदर बंदी प्रकाश ही तो है। हाँ तो कहना चाहिए कि हमारा भाग्य ही खराब है। टैगोर लिख रहे हैं। ये रखो आप आप लेना है। देखिए कि दर्शन, वो आगे लिखते हैं कि दर्शन और वेद जैसे निगूढ़ विषय हमारा लोक जनमानस गीतों और चौपाइयों में गाकर समझ लेता था। और आप पूरी संत परंपरा, हमारा निर्गुण साहित्य, पूरी भक्ति परंपरा देखें, कैसे उन्होंने वेद को मत कर, उपनिषदों को मत कर, उसका सामान्य जनमानस में गीत और कविता के रूप में प्रचार कर दिया। ये हमारी शिक्षा थी सर। और टैगोर ठीक कह रहे थे, हमारे देश में ऐसा कोई अनाहत स्थान नहीं था जहां रामायण, महाभारत, पुराण, कथा आदि, धर्म व्याख्या आदि नाना धाराओं में होकर प्रतिदिन उसका प्रसार होता था। कहां गई वो शिक्षा? टैगोर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हमें वो शिक्षा चाहिए, हमें अंग्रेजी ये शिक्षा नहीं चाहिए। कितनी विडंबना है कि आधुनिक शिक्षा ने अंधकार का विकास किया, गांव छूट गया और कुछ चंद शहरी लोग शिक्षित हुए। आधुनिक शिक्षा की परिणति को ठीक कह रहे थे सर्वेश्वर जी। दयाल सक्सेना की कविता है कि अंत मंत दुई कौड़ी पावा, कौड़ी लइके दिल्ली आवा, ले रहे हो और ना दिल्ली आप? हमका कर लूंगा चाकर मैं, कोई बात कीन, नहीं, जो आपको और दिल लगता है वही दिमाग लगेगा, पूसा टेंशन भर ना। दीन। सर्वेश्वर आधुनिक शिक्षा की विडंबना को रेखांकित कर रहे थे। और आप देखें कि शिक्षा के साथ देश के मन का तालमेल बैठा ही नहीं रफीक आज तक। देनी है नहीं, जैसे ये दुल्हन निकलवा उस रहा हूँ मैं पार नग हो इसके, और दूल्हा इस पार इसमें हो नग नदी लगे के, हुए हैं ना, ये रूपक दिया ये सारे टैगोर निकलवाऊंगा। कितनी तोड़ सुंदर दूं ना? पंक्ति है कि स्कूल तोड़ दो कॉलेज भाई। के बाहर शिक्षा बिछा देने का उपाय साहित्य है, ये टैगोर ने कहा। मगर उस साहित्य को सर्वांगीण रूप से शिक्षा का आधार बनाना होगा।
देखना होगा कि उसके ग्रहण करने का मार्ग सर्वत्र सुगम हुआ है ये या ज्यादा नहीं। छोटी तो नहीं होगी आज ना हम लोग परवीन? यही चिंता नग व्यक्त कर रहे थे नग वगैरह कि निकलने का कोई हमें वो तो नहीं? अपने ठीक, मूल्यों को बढ़ाने वाली शिक्षा टेंशन ना लेनी लो। होगी। यांत्रिक शिक्षा तो है, क्या चांदी विश्व का? के साथ चांदी हमें कुछ भी चलना नहीं है है, तो सब प्योर अंग्रेजी गोल्ड ही शिक्षा है, पद्धति वो पॉलिश है है, रोज गोल्ड की, लेकिन हम अपने मूल्य को कैसे छोड़ दें जो हमारी है ना? आधार भूमि रही है, जिसकी वजह से भारत की शिक्षा पूरी दुनिया में जानी जाती थी। ये रोडियम सर, पॉलिश है, ये ये वाली कह रहे हो बहुत ना? ही सुंदर ये रोडियम पॉलिश। आज की गोष्ठी मैं समझता हूँ कि ये नग ले आप रहे हो, सबने अभी गोल्ड के वेट अपने में मिल रहा वक्तव्य है। से इसे सार्थकता हाँ, प्रदान की। मैं जब सर्वप्रथम दोगे तो नग माइनस है। आदरणीय प्रोफेसर गिरीश्वर जी मिश्र जी का हार्दिक आभार व्यक्त हाँ, करता हूँ। सर, क्या आपने हमारे ऊपर जब वापसी अहेतुकी करोगे तो कृपा वो की देखो ना, है नग निकल रहा है ना उसमें, और क्या इतने हो रहा है। व्यस्ततम आप जब अपने लेके आयोगे तो नग के शेड्यूल पैसे दे में के से आयोगे। इतना समय दे पाए। सर, आपने वही तो बात है ना, हमें ये लोग निश्चित लेते रूप हैं से फैशन की हम वजह से। आपके हृदय से डायमंड ले लो, आभारी हैं, हृदय से आपका डायमंड ले लो, आभार उसकी व्यक्त वैल्यू करते है। हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें न केवल ज्ञानवर्धन किया ये हमारा, लोग अपने शौक के बल्कि लिए लेते आपने हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें मूल्य की तरफ लौटना होगा, हमें मूल्य की तलाश करनी होगी, हम मूल्य छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ नहीं ठीक है। और हमारे प्रथम वक्ता प्रोफेसर समरेंद्र कुमार जी ने बहुत सुंदर पृष्ठभूमि रखी आधुनिक शिक्षा की। कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेके उन्होंने मैकाले और एक तमाम तोले में चीजों बन को जाता है। रेखांकित किया कि हम मैकाले वाली शिक्षा हाँ भी हमें दिखा लेनी देते हैं। चाहिए। सर, हम आपके आभारी हैं आपके सुंदर वक्तव्य के लिए। हमारे बड़े भाई जैसे और डीसीएसके के प्राचार्य प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी ने पूरे साइज भी आ रहा है ना, शिक्षा के समझिए कि पूरे पायदान टाइट को सो भी देख करवा रहे हैं दूंगा 2 अच्छे मिनट में से, हो जाएगा। और छोटे वर्तमान का करने भी में दिक्कत संकट होती है। उन्होंने देख ही रहे हैं रोज डे बाई डे, और अतीत को भी नहीं उन्होंने वो कह रहे टाइट आ रहा रेखांकित है। किया कि कैसे हम पुराण और उन चीजों को इसमें तो नीचे ना छोड़ छल्ला करके या लगा नीची दूंगा, कह एक के नहीं रबर का टाल छल्ले सकते। जो आते हैं वो कहा लगा गया दूंगा, वो टाइट गलत हो था, जाएगी। हमें उसके महत्व को जानना थोड़ा सा है समझना ना, होगा। ज्यादा आपने होता है तब बहुत मैं सुंदर करने को व्याख्या बोलता की। था। सर, आपका हृदय से बता दी आभार। पर और बता दे। हमारे इस मंच पर डॉक्टर लहरी राम मीणा जी जुड़े हुए हैं बनारस से। आप निरंतर लिखते पढ़ते रहते हैं नाटक पर, साहित्य पर, आपका आभार। शहाबुद्दीन जी जुड़े हुए हैं दादर और नगर हवेली से। ये लो ऐसे नग। देश के कोने कोने से विद्वान जुड़े हुए हैं। अंजनी कुमार सिंह जी जौनपुर से जुड़े हैं, विद्वान हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। इस पे जितने श्रोता इस आभासी पटल पर जुड़े हैं, हम उसका ये आभार भाई व्यक्त करते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी हैं हमारे सहयोगी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे विद्यार्थी जुड़े रहे इतनी देर तक, आप सबका आभार। और डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जी का बहुत आभार, जिन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया है, क्योंकि संचालन अगर अच्छा हो तो गोष्ठी निश्चित रूप से सफल होती है। अगर आप सबका परवीन पुनः बहुत अगर नहीं छल्ले लगवाने हो तो करवा के ले जाऊंगा, बोल दे कोई आप बात सभी नहीं। लोगों को नमस्कार। आप सभी लोग सबको प्रणाम। प्रणाम सर, इसमें प्रणाम। वही लगा दो इनको, फ्लैट्स हिस्ट्री लगा दो फ्लैट। भाई सबको नमस्कार। आप क्विट करूं? हाँ, कुछ अरे नहीं सर लगाना, प्रणाम, एलबी प्रणाम लगा घनश्याम दिया। सर, प्रणाम। हाँ, क्या हाल चाल? सब हाँ। प्रिया, सब बढ़िया? बस बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा, हाँ, आप मैं लोग तो थक ड्राइव गए अभी थे? भी पहुंचा नहीं हूँ घर, लेकिन रास्ते में ही हूँ, लेकिन गाड़ी में ही मैं और अरविंद जी। अरे बताइए, अरे भैया प्रणाम प्रणाम। अरे आज दरअसल हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ना कई जगह कार्यक्रम थे, कितने की जी बनाई थी तुमने? जी और मैं कई तूने जगह कितनी की सदस्य बनाई? हूँ ना, इधर का हाँ उधर का, फलाना एक चिलाना। 500 की जी, लगेगी। सही तो बात लेकिन है। इस कार्यक्रम में मुझे संतुष्टि हुई, जी ये है भैया ना। ये तो बड़ी समरेंद्र को ठंगी ठीक है, से हाँ तो हाँ नहीं सुन पाया क्योंकि थोड़ा ठंगी लेट है हो गया था, आधा ही सुन पाया। शेष सारा ये सुना। वाली। तो जी। बहुत बहुत आभार आपका इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन अरे के लिए। 60 बहुत सुंदर वाली। कार्यक्रम। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद। आभार। ये आपकी है? मैंने कंप्यूटर पे चेक करी, आधी आधी आ रही है। सुना नहीं है, बहुत खराब सोना है, अच्छा तो होता है सुना नहीं। इसीलिए कहते हैं हॉलमार्क है। क्या कोई भी अब सुना पहले हो? पता नहीं था ना, अब पता नहीं था। 10,500 की लेते होंगे। ये आज 11,000 रुपए की है। ये कितने लो। साल हो गए ना, तभी अब उधर नहीं लेती ना, पता नहीं। 10 साल पहले ली, उसके बाद भी गोल्ड जब कितना बड़ा है। हाँ तो वही तो बात उस कह टाइम रहा में हूँ। जब ली थी तो ये 30-40 हज़ार का था। फिर और ये वाली अब हाँ, ये तब से नहीं लड़ी, बस ये यही मेरे ली थी।
ये मेरे यहाँ से आपने टॉप्स लिए थे, हाँ। कितने के लिए थे? आज 22,700 दे रहा हूँ, आप सो लिए कितने के थे देख लो। इसमें तो मैं इकट्ठे लिए थे ना। जो भी सामान हॉलमार्क होगा ना उसकी वैल्यू बढ़ेगी। यादो हाथ का आपको पहली पूरे में उसने दिया हुआ है, क्या वैल्यू बढ़ेगी इसकी? आधा 60% प्योरिटी आ गई, अभी गले की 50 हो जाएगी। तभी हटाई दूंगा।